अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने कैंसर सिम्टम अवेयरनेस सीरीज स्टार्ट की है और इसमें हम ऑलमोस्ट सब कैंसर के सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। अब तक हम काफ़ी कैंसर्स कवर कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गैस्ट्रिक कैंसर। गैस्ट्रिक कैंसर को मैदे का कैंसर भी कहते हैं, यानी कि स्टमक का कैंसर। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि जब मेरे पास कोई पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर की आती है तो मेरे पास बहुत सारी होप होती है उसको देने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं। इवन पेशेंट्स जो स्टेज 4 के होते हैं दे इम्प्रूव अ लॉट, दे हैव गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड दे बिकम पेन फ्री एंड दे लिव लॉन्ग। लेकिन जब हमारे पास गैस्ट्रिक कैंसर का पेशेंट आता है तो अनफॉर्चुनेटली आई फील वेरी डिप्रेस्ड, और उसकी वजह ये होती है कि हमारा ट्रीटमेंट इज़ नॉट सो सक्सेसफुल। द की टू सक्सेसफुल गैस्ट्रिक कैंसर या द की टू सक्सेसफुल स्टमक कैंसर ट्रीटमेंट इज़ टू हैव अर्ली डायग्नोसिस। जिस तरह के तमाम कैंसर्स में होता है, अगर आप अर्ली डायग्नोस करेंगे तो आपके चांसेस क्योर के बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप लेट डायग्नोस करेंगे तो ट्रीटमेंट इज़ नॉट सो इफ़ेक्टिव, और जो हमारा चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट, वो बहुत कम होती है। वी वांट टू हैव सर्वाइवर्स। हम चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे कैंसर पेशेंट सर्वाइवर्स हों। अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर के अपने सर्वाइवर्स गिनना शुरू करूं तो आई हैव अनलिमिटेड सर्वाइवर्स, चाहे मैं उंगलियों पे गिन नहीं सकती। लेकिन जब मैं गैस्ट्रिक कैंसर के या स्टमक कैंसर के सर्वाइवर्स को गिनना शुरू करती हूँ तो शायद 5, 6, 7 या मैक्सिमम 10। गैस्ट्रिक कैंसर सर्वाइवर्स बहुत कम हैं। इसकी वजह ये है कि बहुत लेट स्टेज पर डायग्नोज होता है और ट्रीटमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं होता जितना दूसरे कैंसर्स में होता है। गैस्ट्रिक कैंसर होता क्यों है, यानी कि मैदे का कैंसर होता क्यों है? उसमें सबसे पहले तो स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर। यानी कि अगर आप सिगरेट पीते हैं या अगर आप पैसिव स्मोकिंग भी है, यानी कि अगर आप के इर्द गिर्द कोई सिगरेट पी रहा है तो वो भी स्टमक कैंसर की एक रीज़न हो सकती है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा सॉल्टेड पिकल्ड फूड, या फिर बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड, या फिर बहुत ज़्यादा स्मोक्ड फूड या ग्रिल्ड फूड खाने से गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। तो आप देखें कि आपके मैदे के कैंसर का ताल्लुक सीधा आपकी खुराक से है। अगर आप बहुत ज़्यादा नमकीन खा रहे हैं, ग्रिल्ड खा रहे हैं, स्मोक्ड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारबेक्यूज़ खा रहे हैं, तो ये आपको खुदा न खास्ता कैंसर के रिस्क को इंक्रीज़ कर सकता है। इसके अलावा एक स्टमक में बैक्टीरिया होता है जिसको हम एच पाइलोराई बोलते हैं, वो भी गैस्ट्रिक कैंसर को प्रीडिस्पोज करता है। यानी कि अगर आपको एच पाइलोराई इन्फेक्शन है एंड इट परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ऐसे पेशेंट्स में भी मैदे का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, कुछ तरह के एनीमियाज होते हैं, B12 डेफिशिएंसी, दे पोज अ रिस्क फॉर स्टमक कैंसर। इसके अलावा कुछ लोग जेनेटिक प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, यानी कि उनकी फैमिली में कैंसर्स होते हैं, चाहे कोलन कैंसर है, चाहे ब्रेस्ट है, चाहे पैनक्रियास है, उनमें भी रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर ज़्यादा होता है। और इसके अलावा अगर कोई पेशेंट्स जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, फॉर एग्जांपल HIV के पेशेंट्स हैं या ऐसे पेशेंट्स जो पोस्ट ट्रांसप्लांट हैं, तो उन पेशेंट्स में भी हम गैस्ट्रिक कैंसर ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड होता है, वीक होता है, तो आपको इस तरह के कैंसर्स हो सकते हैं। गैस्ट्रिक कैंसर्स के अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? मैदे के कैंसर में सबसे पहला सिम्टम जो पेशेंट्स को महसूस हो सकता है वो मैदे में दर्द। ये जगह ख़ास तौर पे अगर हम बताना चाहें, पॉइंट करना चाहें, तो ये जगह है जहाँ पर आपको अगर पेन है और परसिस्टेंट है, और अगर ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे भी जाती है तो इट कैन बी रिलेटेड टू गैस्ट्रिक कैंसर एज वेल। इफ़ यू हैव अ स्टमक पेन जो कि आपकी ऊपर सेंटर में है या फिर लेफ्ट साइड पे जा रही है, तो दैट कैन बी रिलेटेड टू गैस्ट्रिक कैंसर। उसके बाद अगर आपका दिल ख़राब रहता है, आपको भूख नहीं लगती, आप थोड़ा सा खाते हैं और आपको फुलनेस हो जाती है, तो ये भी गैस्ट्रिक कैंसर की अलामत हो सकती है। इसके अलावा आपका मुसलसल वेट लॉस हो रहा है, आप खाते हैं लेकिन आपका वज़न मुतवातिर कम हो रहा है, तो ये भी गैस्ट्रिक कैंसर की अलामत हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनको हार्ट बर्न बहुत रहता है या बहुत ज़्यादा जलन रहती है इस जगह पे, वो भी
कैंसर से प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, सो उनमें भी कैंसर हो सकता है। इसके अलावा लेट स्टेजेस पे क्या होता है, आपका पेट फूलना शुरू हो जाता है, आपको उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, यानी कि आप जो भी खाते हैं वो बाहर निकल आता है, डाइजेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि स्टमक ब्लॉक हो गया है, ट्यूमर ने स्टमक को क्लोज कर दिया है और आपका फूड आगे जा ही नहीं सकता, खाना पीना आगे जा ही नहीं सकता। तो वो एक सिम्टम होता है। ज़्यादातर हमारे पेशेंट्स जो होते हैं वो इसी ब्लॉकेज के साथ आते हैं। जब कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है और उनको मुसलसल वॉमिटिंग हो रही होती है तो हमारे पास आते हैं। इसके अलावा पेट फूलना शुरू हो सकता है, पेट में पानी हो सकता है और मुसलसल उल्टियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो कि आपको नोटिस करनी चाहिए वो है आपके स्टूल का कलर चेंज। अगर आपके स्टूल का कलर बगैर किसी वजह के ब्लैकिश हो गया है या डार्क कलर का हो गया है, सो जनरली स्टूल्स जो होते हैं, अगर गैस्ट्रिक कैंसर हो तो ब्लैक स्टूल्स हो जाते हैं। सो ब्लैक स्टूल्स का मतलब ये है कि आपके स्टमक में ट्यूमर है जो ब्लीड कर रहा है और वो ब्लड आपके स्टूल में आ रहा है। सो जनरली फ्रेश ब्लड की हम बात नहीं कर रहे, अगर आपके स्टूल्स ब्लैक हैं तो वो गैस्ट्रिक कैंसर का एक सिम्टम हो सकते हैं। सो रिमेंबर, मैं दोबारा से रिपीट करूँगी कि इफ़ यू हैव स्टमक पेन, जिधर मैंने आपको बताया पेट के ऊपर वाले हिस्से में सेंटर में अगर पेन हो रही है और वो लेफ्ट साइड पे जा रही है तो ये स्टमक कैंसर की अलामत हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको मुसलसल वेट लॉस हो रहा है, इसके अलावा अगर आपको भूख नहीं लग रही, आपको वॉमिटिंग हो रही है, मुसलसल नौजिया फील हो रहा है, इसके अलावा अगर आपका पेट फूलना शुरू हो गया है, अगर आपको ब्लैक कलर के स्टूल्स आ रहे हैं और इसके अलावा अगर आपको अचानक से आपको मुसलसल वॉमिटिंग होना शुरू हो गई है, तो ऐसी सूरत में आपको खुद को गैस्ट्रिक कैंसर के लिए चेक करना चाहिए। सो ऐसे पेशेंट जिनको ये सिम्टम्स होते हैं, जब हम बात करते हैं पेन की, क्योंकि आपको पता है कि ये वाली जो मैदे की दर्द है ये बहुत कॉमन है, हमारे हर दूसरे बंदे को हमारे मुल्क में मैदे का दर्द है, लेकिन मैदे के दर्द को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट हार्डली किया जाता है। और उसकी रीज़न ये है कि मैदे के दर्द के लिए जो टेस्ट आइडियल है जिससे हम मैदे के कैंसर को डायग्नोज करते हैं वो एंडोस्कोपी है। एंडोस्कोपी कैमरे वाला मुआयना है जिससे आप मैदे को अंदर से देखते हैं, और अगर आप ये मुआयना नहीं करेंगे तो आपको कैंसर नहीं डायग्नोज हो सकता। सो कैंसर मिस हो सकता है या अनडायग्नोज रह सकता है। सीटी स्कैन में कैंसर सिर्फ तब आएगा जब वो बहुत एडवांस हो चुका होगा। सो अगर हम मैदे के कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोज करना चाहते हैं तो हमने सिर्फ और सिर्फ एंडोस्कोपी करानी है। सो ऐसे लोग जिनको मैदे में दर्द महसूस होता है और मुसलसल रहता है और उनको भूख नहीं लगती, दिल ख़राब होता है, हाजमा नहीं होता, तो इन लोगों को एंडोस्कोपी ज़रूर करानी चाहिए, ख़ास तौर पे अगर इनके सिम्टम्स 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज़्यादा है। सो आपको एक मैदे के डॉक्टर को दिखाना है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना है, वो आपको कुछ मेडिसिन तजवीज़ करेंगे या कुछ ब्लड टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर कोई आपने ब्लड टेस्ट वो देख के अगर आपको उन्होंने कोई मेडिसिन दी हैं और वो मेडिसिन काम नहीं कर रही हैं और आपका मैदे का दर्द मुसलसल रह रहा है तो वो आपको एंडोस्कोपी तजवीज़ करेंगे। सो ये वो पॉइंट होता है जब वो एंडोस्कोपी पेशेंट को कहते हैं तो पेशेंट भाग जाते हैं, वो एंडोस्कोपी नहीं कराते। क्योंकि हमारे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं इस तरह के प्रोसीजर कराने से। तो मैं यही पेशेंट्स को बताना चाहूँगी कि हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना है और हमें थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए थोड़े से बोल्ड स्टेप्स लेने हैं, यानी कि हमें थोड़ा सा बहादुर बनना है। और जब भी एंडोस्कोपी, एक ट्यूब डाली जाती है, उसके आगे कैमरा लगा होता है और उससे मैदे का मुआयना होता है, और अगर हम ये टेस्ट करा लें तो डॉक्टर आपके मैदे को अच्छे तरीके से अंदर से देख लेता है। अगर कोई ट्यूमर अर्ली स्टेज पे भी हो या छोटा सा जख्म भी हो तो वो डायग्नोज हो जाता है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है और कैंसर डेवलप नहीं होता फ्यूचर में। सो इफ़ यू हैव एनी ऑफ द सिम्टम्स, यानी कि अगर आपको मैदे में दर्द है, हाजमा नहीं हो रहा, आपको उल्टी ज़्यादा आ रही है, आपका वज़न कम हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही, तो इन सारी सिचुएशंस में आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट शुरू में आपको कुछ मेडिसिन देंगे, अगर मेडिसिन काम नहीं करेंगी तो फिर वो आपको एंडोस्कोपी का मशवरा देंगे। तो एंडोस्कोपी ऐसी सिचुएशन में मस्ट हो जाती है। एक बात याद रखें कि हमारे लोग जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट दवाइयाँ देते हैं जिनमें ये PPIs होते हैं, ओमेप्राजोल, राइजेक वगैरह,
लोग हमारे सालों ये दवाइयाँ लेते रहते हैं और उनको पता होता है कि दे आर सो डिपेंडेंट ऑन दीज मेडिसिन, उनका स्टमक जो है वो इन्हीं मेडिसिन से ठीक रहता है. तो I would suggest them कि these people who are taking these medicines for stomach for many years, इन लोगों को बहुत एहतियात करनी चाहिए. They shouldn't take these medicines without doctor's advice. So they have to see gastroenterologist and find out the actual cause of the disease and then take these medicines. And prolonged use is only and only recommended based on doctor's advice. So that's all for today. I hope you have learned something. Please spread the message to other people so that it is useful for everybody. Message को आप दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि सबको इससे फायदा हो. And this was all for today. Thank you very much.